एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के इस सेट 3 वीडियो में आज आप देखेंगे ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के विषय में। फ्रेंड्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का यह तीसरा सेट वीडियो है। अगर आपने प्रीवियस 2 सेट का वीडियो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम स्टेबिलिटी फैक्टर इज इन वाइसिंग। पूछ रहा है कि किस वाइसिंग में जो है मैक्सिमम स्टेबिलिटी फैक्टर होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वाइसिंग होती है वो जनरली 4 प्रकार की होती है। जैसे फिक्स्ड वाइसिंग होती है, सेल्फ वाइसिंग होती है, कलेक्टर टू बेस वाइसिंग होती है, उसके बाद जो है पोटेंशियल डिवाइडर वाइसिंग होती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि फिक्स्ड वाइसिंग और सेल्फ वाइसिंग में जो है केवल 2 ही रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कलेक्टर टू बेस वाइसिंग में कलेक्टर पे और कलेक्टर पर जो है कलेक्टर सेक्शन पे जो है और बेस सेक्शन पर रेजिस्टेंस लगा होता है, जबकि पोटेंशियल डिवाइडर वाइसिंग में जो होती है उसमें 4 टाइप्स के रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जिसमें 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं। इस तरह की वाइसिंग में स्टेबिलिटी जो होती है, स्थिरता जो होती है वो मेंटेन रहती है, हाई रहती है इन कंपेरिजन टू प्रीवियस दीज वाइसिंग्स। इसलिए पोटेंशियल डिवाइडर वाइसिंग में जो होती है स्टेबिलिटी फैक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और इस तरह की वाइसिंग करने से ट्रांजिस्टर प्रॉपरली वर्क करता है एक्टिव रीजन में और उसमें टेम्परेचर का भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें सेकंड क्वेश्चन है एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर कैन बी फ्रॉम। ट्रांजिस्टर की जो एनालिसिस होती है, ट्रांजिस्टर के परफॉर्मेंस का जो एनालिसिस होता है या ट्रांजिस्टर के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उनकी जो एनालिसिस होती है वो किसके द्वारा की जाती है। तो आप लोग ध्यान देगा कि जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं इनकी जो एनालिसिस होती है वो मेनली जो है एच पैरामीटर के द्वारा किया जाता है। हाइब्रिड पैरामीटर जिसे बोलते हैं हाइब्रिड पैरामीटर। हाइब्रिड पैरामीटर में जो है यहाँ पर बेस सेक्शन होता है, उसके बाद जो है यहाँ पर कलेक्टर सेक्शन आउटपुट सेक्शन होता है, यहाँ पर इसका आउटपुट वोल्टेज होता है और यहाँ पर जो है इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर यह बेस सेक्शन है और यहाँ पर जो है कलेक्टर करंट फ्लो होती है। तो यह जो हाइब्रिड पैरामीटर है, हाइब्रिड पैरामीटर के द्वारा ही जो ट्रांजिस्टर के जो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे इम्पीडेंस है, जो 4 प्रकार के जो इम्पीडेंस होते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस होते हैं, उनका जो है एनालिसिस किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है एन एम्पलीफायर हैज वोल्टेज गेन ऑफ 100 एंड आउटपुट ऑफ 22 वोल्ट, फाइंड इट्स इनपुट वोल्टेज। पूछ रहा है कि कोई एक एम्पलीफायर और इस एम्पलीफायर का जो है गेन दिया है 100 वोल्ट है, 100 है, गेन का कोई यूनिट पैरामीटर नहीं होता है। और इसमें जो है आउटपुट वोल्टेज जो है वो बता रहा है कि जो है 2 वोल्ट है। तो पूछ रहा है कि इनपुट वोल्टेज इसमें क्या दिया गया होगा, इसमें इनपुट वोल्टेज का मान क्या होगा। तो आप ध्यान देगा कि गेन इक्वल टू जो फार्मूला होता है किसी भी एम्पलीफायर का गेन इक्वल टू होता है आउटपुट वोल्टेज। अगर वोल्टेज के रूप में गेन देखा जाए तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज होता है। तो इसलिए इनपुट वोल्टेज का जो मान यहाँ से अगर फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, इनपुट वोल्टेज इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन गेन। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो 2 अपॉन हो जाएगा 100। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मिली वोल्ट। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि विच इज बाईपास्ड बाई बाईपास कैपेसिटर सीई। पूछ रहा है कि जैसे कोई ट्रांजिस्टर होता है, जैसे कोई ट्रांजिस्टर है और कॉमन अगर एमीटर ट्रांजिस्टर लिया जाए तो यहाँ पर जो है कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं। यहाँ पे जो है इसका बाईपास कैपेसिटर सीई होता है और इसका कुछ फिगर बना लेते हैं। इसमें सबसे बेस्ट वाइसिंग जो होती है पोटेंशियल डिवाइडर वाइसिंग होती है और इसमें कोई इनपुट जो है सप्लाई दे दिया गया है, यहाँ पर इनपुट वोल्टेज और इस तरह की वोल्टेज होती है वीसीसी वोल्टेज है। तो इस ट्रांजिस्टर में जो है पूछ रहा है कि जो एमीटर बाईपास कैपेसिटर ये जो सीई होता है यह किसको बाईपास करता है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो इस तरह के वाइसिंग में जो कैपेसिटर जो होता है, एमीटर के पास जो कैपेसिटर लगा होता है जिसे एमीटर बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। इस एमीटर बाईपास कैपेसिटर का काम होता है एसी को जो है ग्राउंडेड कर देना। जैसे यहाँ पर जो यहाँ पे इनपुट सिग्नल जो दिया गया है, इनपुट सिग्नल जो है यहाँ पर एसी के फॉर्म में होता है। तो ये एसी सिग्नल जो है यहाँ पर आकर के यह अगेन इसमें फीडबैक होकर के इसमें ना जा पाए, यह सिग्नल जो है यहाँ पर आकर के यहाँ से ग्राउंडेड हो जाए। तो एसी सिग्नल को बाईपास करने के लिए जो है, ताकि अगर एसी सिग्नल फिर से इनपुट पे जाएगी, इसमें इनपुट सिग्नल एसी सिग्नल का अगर फेज अपोजिट होगा, नेगेटिव साइड में होगा, तो इसका गेन ओवरऑल जो होगा वो रिड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है। इसलिए इनपुट सिग्नल की एसी जो वैल्यू है उसको यहाँ से ग्राउंडेड करने के लिए एमीटर बाईपास का यूज किया जाता है। यह सिर्फ जो है ओनली एसी को जो है बाईपास करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ जेफेट इज। जेफेट जो है किस प्रकार की युक्ति है। तो आप लोग ध्यान देगा कि जो जेफेट होता है यह जनरली जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का जो है पार्ट होता है। और एफईटी जो डिवाइसेज होती हैं यह बेसिकली यूनिपोलर होती हैं, यूनिपोलर, और साथ में जो है यह वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेज होती हैं, इसे जो है वीसीडी कहते हैं, वीसीडी वोल्टेज। और जो बीजेटी होती है, बीजेटी के बारे में अगर पूछेगा तो बीजेटी जो होती है बाईपोलर होती हैं और साथ में यह करंट कंट्रोल डिवाइसेज होती हैं। तो यहाँ पे जेफेट पूछा है तो जेफेट क्या हो जाएगा, यूनिपोलर एंड वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेज। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी फैक्टर कैन बी बाय कनेक्टिंग
RE रेजिस्टेंस इन ट्रांजिस्टर सर्किट। पूछ रहा है कि कोई ट्रांजिस्टर सर्किट है, उसमें जो है अगर उसके एमीटर पे कोई अगर RE रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट किया जाए, जैसे यहाँ पर इसका एमीटर सेक्शन है और यहाँ पर जो है एमीटर रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट किया जाए तो इस ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे यह जो है ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन बना दे रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो एमीटर रेजिस्टेंस लगा होता है इससे स्टेबिलिटी फैक्टर का क्या स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आप लोग ध्यान देगा कि ट्रांजिस्टर के अगर एमीटर पर अगर कोई रेजिस्टेंस RE लगा दिया जाता है, एमीटर पर रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, तो इसमें ओवरऑल जो गेन कलेक्टर करंट जो होती है इसका मान जो है कम हो जाता है, लो हो जाता है। तो ओवरऑल जो है कलेक्टर करंट जब लो हो जाएगी तो इस डिवाइस में जो टेम्परेचर का इफेक्ट जो होगा ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ने पर इसमें IC करंट का मान ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, जिससे अब जब करंट ज़्यादा नहीं बढ़ेगी तो इसमें पावर लॉस जो I² RC जो इसके कलेक्टर सेक्शन पे जो होगा, इस पावर लॉस का मान जो है काफ़ी कम हो जाएगा। जब पावर लॉस का मान कम हो जाएगा तो इसकी इफिशियंसी जो है काफ़ी हाई हो जाएगी। इस ट्रांजिस्टर की जब इफिशियंसी हाई हो जाएगी तो इसका स्टेबिलिटी फैक्टर जो होगा, स्टेबिलिटी फैक्टर ये काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट 7 क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिप्लीशन लेयर विड्थ ऑफ सिलिकॉन विदाउट बायसिंग इज। सिलिकॉन मटेरियल से कोई अगर डायोड बना हुआ है तो बिना बायसिंग के इस मटेरियल की डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कितनी होगी। जैसे कोई सिलिकॉन से अगर कोई डायोड फैब्रिकेट करते हैं, सपोज यह डायोड है P और N और इसमें कोई बायस ना अप्लाई किया गया, यानी कि इसके एनोड और कैथोड पर जो है कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया गया है, तो इसका जो डिप्लीशन लेयर का यहाँ पे जो विड्थ होता है, डिप्लीशन लेयर का विड्थ, इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ कितनी होगी, डिप्लीशन लेयर की विड्थ इसमें कितनी होगी जब यह अंडर नो बायस कंडीशन होगा। तो नॉर्मली सिलिकॉन मटेरियल से जो डायोड बनते हैं इसमें जो है जब कोई एक्सटर्नल बायसिंग इसमें अप्लाई नहीं किया जाएगा तो इसकी डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है वह नॉर्मली जो है 0.5 माइक्रोमीटर के रेंज में होती है। इसको बाय डिफॉल्ट आप लोग याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछता भी है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ऑफ टाइमर IC। टाइमर IC का एग्जाम्पल क्या है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो टाइमर IC होती है वह बेसिकली पॉपुलर जो टाइमर IC होती है वो IC जो है 555 होती है। 555 टाइमर IC जो होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और काफ़ी पॉपुलर होती है। टाइमर IC 555 IC को लेकर के हमने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दे दिया गया, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है इनपुट इम्पीडेंस ऑफ मॉसफेट कंपेरिजन ऑफ जेफेट इज। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है कि मॉसफेट का इनपुट इम्पीडेंस जेफेट के कंपेरिजन में क्या होगा, जबकि हिंदी में जो है मॉसफेट की तुलना जेफेट से कर दी गई है। तो क्वेश्चन बेसिकली यह है कि मॉसफेट का जो इनपुट इम्पीडेंस होगा वह जेफेट के कंपेरिजन में कितना होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, मॉसफेट एंड जेफेट। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो मॉसफेट होते हैं इसमें इसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, इसके यहाँ पर जो गेट सेक्शन जो यहाँ पर होता है, जहाँ पर गेट लगा होता है इसके बीच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर होता है, और जबकि जेफेट जो होता है इसके गेट पर जो है किसी भी प्रकार के सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर नहीं होता है। तो मॉसफेट के स्ट्रक्चर में यहाँ पर गेट पर जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर होने की वजह से यह इंसुलेशन का भी कुछ मात्रा में काम करता है, यह डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में जो है काम करता है। तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के रूप में इसका गेट टर्मिनल काम करने की वजह से इसका इनपुट इम्पीडेंस काफ़ी हाई हो जाता है। तो कह सकते हैं कि मॉसफेट का जो इनपुट इम्पीडेंस होगा वो वेरी हाई होगा, काफ़ी हाई होता है इन कंपेरिजन टू जेफेट। तो जेफेट का जो इनपुट इम्पीडेंस मॉसफेट के कंपेरिजन में कम होता है। कि नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है व्हाट इज द ओवरऑल गेन ऑफ टू एम्पलीफायर्स हैविंग इक्वल वोल्टेज गेन ऑफ 50 ईच एंड विच इज कनेक्टेड इन कैस्केड। पूछ रहा है कि जैसे कोई दो एम्पलीफायर्स हैं, एक एम्पलीफायर मान लेते हैं कि एम्पलीफायर A1 है, दूसरा एम्पलीफायर जो है A2 है, और कह रहा है कि दोनों एम्पलीफायर का जो गेन है ओवरऑल, दोनों एम्पलीफायर का जो इंडिविजुअल गेन है वो 50-50 का वैल्यू का है, और दोनों एम्पलीफायर जो है सीरीज में जोड़े गए हैं, यानी कैस्केड में जोड़े गए हैं। तो एम्पलीफायर्स कैस्केड में अगर जोड़े जाएंगे, सीरीज में जोड़े जाएंगे, तो इनका जो ओवरऑल गेन होगा, ओवरऑल गेन इक्वल टू हो जाएगा। अगर इसका गेन A1 मान लिया जाए, ये ट्रांजिस्टर 1 है, ट्रांजिस्टर 1 एम्पलीफायर है, ये ट्रांजिस्टर 2 एम्पलीफायर है, इसका गेन अगर A1 मान लिया जाए, इसका गेन अगर A2 मान लिया जाए, तो ओवरऑल जो गेन हो जाएगा A1 इंटू A2, दोनों का मल्टीप्लाई होता है। अगर तीसरा एम्पलीफायर भी इसमें कैस्केड में जोड़ दिया जाएगा तो इसका गेन हो जाएगा इंटू A3। इस तरह से जो है सबका मल्टीप्लिकेशन होता है। इसमें चूंकि दो ही एम्पलीफायर है, इसलिए इनका जो ओवरऑल गेन हो जाएगा 50 इंटू 50 हो जाएगा। तो 50 इंटू 50 जब करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2500। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन है कि इफ IC इक्वल टू 5 मिली एम्पियर एंड IB इक्वल टू 0.02 मिली एम्पियर देन करंट गेन इज। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि कोई ट्रांजिस्टर है, इसमें जो है कलेक्टर करंट का मान अगर दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 मिली एम्पियर, और इसमें बेस करंट जो फ्लो हो रही है उसका मान 0.02 मिली एम्पियर दिया है, तो पूछ रहे हैं कि करंट गेन क्या होगा। तो IC और IB के रूप में अगर करंट गेन को देखा जाए तो करंट गेन इक्वल टू बीटा के रूप में होता है IC अपॉन IB। इसका मतलब है कि ये कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर होगा। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का जो गेन होता है वह बीटा के फॉरवर्ड में होता है। तो इसका गेन अगर निकाला जाएगा तो इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे IC अपॉन IB, तो IC का मान यहाँ पर हो जाएगा 5 मिली एम्पियर गुणे 10 का घाते -3
बटा के 0.02 गुणे मिली एम्पियर, ये भी है 10⁻³ इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 500 बटा के 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 250। तो इसका जो ओवरऑल गेन होगा वो कितना हो जाएगा 250 वोल्ट 250 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि थर्मल रनवे इज ड्यू टू, तो जैसे कोई ट्रांजिस्टर होता है उस ट्रांजिस्टर में थर्मल रनवे की एक प्रोसेस होती है। जैसे कोई ट्रांजिस्टर सपोज हम लेते हैं एनपीएन, जैसे यह कोई एनपीएन ट्रांजिस्टर है और इस एनपीएन ट्रांजिस्टर की यह क्वालिटी होती है या किसी भी बाइपोलर जैसे ट्रांजिस्टर की यह खासियत होती है। ट्रांजिस्टर की खासियत होती है कि किसी भी ट्रांजिस्टर में अगर लगातार टेम्परेचर का इंक्रीमेंट किया जाता है, टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, तो इसमें जो है मैग्नेटिक कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो होती है, मैग्नेटिक कैरियर करंट, उसका मान जो है बढ़ जाता है। जैसे आईसीबीओ और आईसीईओ जो करंट होती है इसका मान जो है लगातार इंक्रीज करने लगता है। जैसे 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ाएंगे तो 7% जो है लीकेज करंट बढ़ जाएगी। अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तापमान में तो लगभग यह करंट जो होती है वो डबल हो जाती है। तो लगातार टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इसमें जो है थर्मल रनवे की प्रोसेस आ जाती है। थर्मल रनवे से होने की वजह से यह ट्रांजिस्टर जो है परमानेंट जो है डैमेज हो जाता है। यानी कि इसमें लगातार अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो यह ट्रांजिस्टर जो है डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि प्रवर्धकों में डीसी लोड लाइन का ढाल होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो एम्पलीफायर्स होते हैं उसका डीसी लोड लाइन जो होती है बेसिकली जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में ड्रॉ की जाती है। जैसे कोई वोल्टेज VCE या फिर VCB वोल्टेज के बीच में वर्सेस जो है आईसी करंट के रूप में के बीच में जो है डीसी लोड लाइन ड्रॉ की जाती है। इसका जो है जो कट ऑफ पॉइंट होता है और इसका सैचुरेशन जो पॉइंट होता है, इसको मिलाने वाली लाइन जो होती है वो डीसी लोड लाइन कराती है। इस लाइन को बोलते हैं डीसी लोड लाइन। जब ट्रांजिस्टर में केवल डीसी बायस वोल्टेज अप्लाई किया गया है तब जो ड्रॉ की जाती है ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में सैचुरेशन पॉइंट और कट ऑफ पॉइंट के बीच को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो डीसी लोड लाइन कराती है। तो डीसी लोड लाइन के अगर ढाल को देखें, स्लोप को देखें, तो ये स्लोप कैसा दिख रहा है, स्लाइडली दिख रहा है, डाउन की तरफ दिख रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं कि डीसी लोड लाइन का जो ढाल होता है वो कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी फैक्टर का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। तो स्टेबिलिटी फैक्टर का जो न्यूनतम संभव मान होता है वो क्या होता है। तो आप लोग ध्यान देगा कि जो स्टेबिलिटी फैक्टर होती है ट्रांजिस्टर की, स्टेबिलिटी फैक्टर जो होती है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है। तो कम से कम इसका मिनिमम जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम मान जो होगा 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामान्य ताप पर सिलिकॉन की प्रतिरोधकता होती है लगभग। पूछ रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब अगर रूम टेम्परेचर मान लें 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर कहा जाता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस पर जो सिलिकॉन मटेरियल होता है, इस सिलिकॉन मटेरियल की रेसिस्टिविटी क्या होती है, रो का मान पूछ रहा है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर सिलिकॉन मटेरियल की रेसिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है, ये लगभग जो है 3 किलो ओम प्रति मीटर के रेंज में होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा, 3 किलो ओम का मतलब हो जाएगा 3000 ओम प्रति मीटर, इसे 3000 ओम मीटर के रेंज में इसका जो रेसिस्टिविटी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है कि कॉमन एमिटेड एम्पलीफायर में इनपुट व आउटपुट के मध्य जो है कालांतर क्या होता है। पूछ रहा है कि जो कोई कॉमन एमिटेड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है इसमें इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल जो प्राप्त होगी इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, इनपुट और आउटपुट के बीच में जो है फेज डिफरेंस क्या होगा। तो आप लोग ध्यान देंगे कि जो कॉमन एमिटेड ट्रांजिस्टर होते हैं बेसिकली यह फेज रिवर्सल प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनके अंदर क्वालिटी होती है कि फेज रिवर्सल यानी कि इसमें जो इनपुट वोल्टेज के रूप में जैसे सिग्नल दी जाएगी, आउटपुट के रूप में जो सिग्नल प्राप्त होगा, इनपुट आउटपुट का फेज जो है अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसे बोलते हैं फेज रिवर्सल प्रॉपर्टी। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता रहता है। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जब फेज रिवर्सल प्रॉपर्टी शो करेगा तो कितने डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है कि जेफेट में धारा मुख्य रूप से नियंत्रित होती है। पूछ रहा है कि जेफेट जो है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कोई है और इसमें जो करंट को कंट्रोल कौन करता है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि जेफेट जो होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस होती है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। इसका मतलब है कि इसके गेट टर्मिनल पर जो वोल्टेज अप्लाई किया गया रहेगा उस गेट टर्मिनल पे वोल्टेज को घटा करके या फिर बढ़ा करके इसके आउटपुट करंट इसमें ड्रेन करंट होती है, ड्रेन करंट आईडी करंट, इसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन दिया है गेट अभिनीत से। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है AC 107 एंड BC 148 क्रमशः है। पूछ रहा है कि AC अगर 107 लिखा है और BC 148 लिखा हुआ है तो इसमें जो है यह किस प्रकार के मटेरियल से बना होगा। तो आप लोग ध्यान देगा कि किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो कोडिंग होती है, किसी फर्स्ट टर्म जो होता है वह सेमीकंडक्टर मटेरियल को बताता है कि किस तरह के मटेरियल से वह ट्रांजिस्टर जो है बना हुआ है। तो अगर B रहेगा तो बी इंडिकेट करता है कि सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ है, और A अगर रहता है तो यह इंडिकेट करता है कि यह जर्मेनियम मटेरियल से बना हुआ है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है मॉसफेट की इनपुट प्रतिबाधा किस क्रम में होती है, मॉसफेट की इनपुट इम्पीडेंस किस ऑर्डर के फॉर्मेट में होती है।
तो आप लोग ध्यान देंगे कि मॉसफेट जो होता है इसका इनपुट इम्पीडेंस काफ़ी हाई होता है। इसका जो इनपुट इम्पीडेंस का जो रेंज होता है इनपुट इम्पीडेंस का, वह लगभग जो है अप्रॉक्सीमेट जो है वो 10⁻10 ओम के ऑर्डर फॉर्मेट में होता है। नेक्स्ट और लास्ट 20 क्वेश्चन पूछ रहा है कि मॉसफेट के डिप्लीशन मोड और इन्हेंसमेंट मोड में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मॉसफेट जो होते हैं ये 2 मोड्स में वर्क करते हैं, मॉसफेट और डिप्लीशन मोड। और मॉसफेट जो 2 मोड में काम करता है, डिप्लीशन और इन्हेंसमेंट। तो डिप्लीशन मोड का मतलब होता है टू रिड्यूस द डिप्लीशन लेयर, और इन्हेंसमेंट का मतलब होता है इंक्रीज डिप्लीशन, टू इंक्रीज चैनल